तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा HBSC 2020 का जो एग्जाम है फिजिक्स का, उसके बारे में। और यहाँ पे हम सेट बी का सेक्शन ए करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन है, उनको कवर कराऊंगा आज के इस एपिसोड में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ, इसके जो बाकी सेट्स है, सेट बी, A, C एंड D, जो बाकी के जो भी वीडियोस मिलेंगे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की, वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स को लेके। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेट जो है क्वेश्चन मैं साइड बाय साइड स्क्रीन पे दिखाऊंगा। बाकी अगर आपको पेपर चाहिए तो पेपर डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज F. When distance between them is made 1/4, what will be the value of this force? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दो पॉइंट है उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 1/4 कर दिया जाता है। पहले फोर्स F था, तो अब फोर्स क्या होगा अगर उसका डिस्टेंस हम 1/4 कर लेते हैं। तो चलो बताता हूं कैसे करना है आपको ये। पहले हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हम बोल सकते हैं Q1 ये Q2, दो चार्ज पार्टिकल्स है, उनके बीच का डिस्टेंस जो फोर्स है वो F है, डिस्टेंस है D। ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस था इनके बीच का वो कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, माइनर सा कर दिया। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है, अब हमको डिस्टेंस दे दिया है जो कि क्या है 1/4 है। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, ये 1/4 है, यानी D/4 बोल सकते हैं आप इसको। तो इतना हो गया है। तो अब यहाँ पे फोर्स जो है वो कितना होगा, जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कितना लगेगा, वो हमको एक्सप्लेन करना है। समझ गया, मतलब ये छोटे डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे आपने कूलाम लॉ का फार्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R², है ना। ये फार्मूला पढ़ा है कूलाम लॉ, और ये फार्मूला काफी काम का है, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ फिजिक्स का जब पेपर होता है आपका, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आपके जो सेट होते हैं, सेट A, B और C, D, तो जो सेट है उनमें क्वेश्चन सेम होते हैं, उनकी जो वैल्यूज है वो बदल जाती है। जैसे D/4 की जगह मतलब 1/4 करी 1/2 कर देंगे, आधी करेंगे या 1/4 करेंगे। ज्यादातर केसेज में हमें यही देखने को मिला है। मैंने जो सेट्स देखे, क्वेश्चंस देखे, उनमें या तो आधी करेंगे या फिर 1/4 कर देंगे उसको। अब दोनों का देखो कैसे निकालना है। ये चीज कांस्टेंट होती है K Q1 ये Q2 ये, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। फोर्स बताना है हमको, ये वाला निकालना है, ये हमें पता है, और ये चीज है हमारी कांस्टेंट। तो R निकाल लोगे आप, मतलब फोर्स निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ये चीज ऊपर ऐसे कैसी लिखी जाएगी, और नीचे जो है R², R जो है हमारा D/4 या फिर बोले तो 1/4 का स्क्वायर, यानी कि जो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बनेगा, जो कि ऊपर जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा 16 इंटू में K Q1 Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा हमारा फोर्स। अब देखो ये तो 1 मार्क्स का है, ऐसे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। सीधा अगर MCQ आ जाता है इसी को लेके, तो आपको पता होना चाहिए बस, अगर 4 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। जितनी वैल्यू दे रखी है, जितनी 1/4 करी, 1/8 कर दी, 1/2 करी, तो उसका स्क्वायर करके ऊपर लिख दो बस। 4 है तो यहाँ पे 16, 2 दे दिया, हाफ कर दी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 टाइम्स जो उसका फोर्स हो जाएगा। तो ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ऑल्सो आर न्यूमेरिकल। The maximum current that can be drawn from a storage battery of EMF 6 volt is 10 ampere. What is its internal resistance? क्वेश्चन तो अभी समझाना पड़ेगा, पहले आपने स्क्रीन पे इतनी जल्दी में क्या ही समझ में आएगा। यहाँ पे हमें दो चीजें दी है, एक तो दिया है EMF जो कितना है, वो है हमारे पास में 6 वोल्ट। उसके अलावा दिया है हमको करंट, करंट कितना है 10 एम्पियर का। तो ये दो चीजें दी है, और हमें निकालना है रेजिस्टेंस, वो भी इंटरनल वाला कितना होगा एक बैटरी का। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इसी को लेके बुक के अंदर। तो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला आपने भी पढ़ा होगा, याद होगा थोड़ा बहुत, अगर आपने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है तो याद होगा ये फॉर्मूला। E इज इक्वल टू IR। E होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो भी है, I करंट, R रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये इंटरनल वाला होगा इसमें। अब देखो यहाँ पे E का पता ही है, इस फार्मूले को लेके हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 मार्क्स में आ जाए या कहीं भी कुछ भी घुमा के क्वेश्चन दे दे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी दे सकते हैं, वो 2 नंबर में भी दे देते कई बार। क्या करना है, वैल्यू दी जाएंगी, बस भरनी है आपको।
ई का पता है 6 है, आई का पता है 10 है, आर है, तो कितना हो जाएगा आर बराबर 0.6 है ना, 10 नीचे आ जाएगा और 0.6 बन जाएगा। तो देखो अब ऐसे इसको अकेला सुनसान मत छोड़ देना, नंबर कट जाएगा आपका। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो ये ओम पीछे जरूर लगा लेना याद से। अगर आप कभी भी न्यूमेरिकल कर रहे हो और उसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट है जो भी जिसमें भी निकाली है आपने वो नहीं लगाई तो नंबर कटने के चांसेस होते हैं, सो उसको ध्यान से लगाया करो याद से। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है बस थ्योरेटिकल टाइप है रटने वाला। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट होती है वाट। क्या होती है वाट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एक्टिविटी इज वन बैक्यूरल। एक बैक्यूरल जो है वो कितनी होती है, वो होती है डिसइंटीग्रेशन 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी कि जो एक एटम होता है उसका डिसइंटीग्रेशन, एक एटम का डिसइंटीग्रेशन कितने टाइम में हो, कितनी सेकंड के अंदर हुआ, उसको बोलते हैं 1 बैक्यूरल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ नैंड गेट। हमें एक गेट बनाना है जिसका नाम है नैंड, NAND, नैंड गेट हमको बनाना है। तो ये जो गेट है ये भी बहुत इजी बनने वाला है, क्योंकि आपको देखो आपकी बुक में जो मेन गेट है वो है 3, सिर्फ 3 गेट है आपकी बुक के अंदर, जो कि एंड गेट, नोट गेट, और गेट, और इन्हीं के बीच में से बस मिला के 2 गेट को नैंड गेट बनाया जाता है। तो इसको बनाना कैसे है, पहले जो है हमें बनाना पड़ेगा एक एंड गेट। एंड गेट कैसे बनता है याद होना चाहिए आपको। एंड गेट के लिए 2 बिंदु बनाओ, एक यहां से लेके जाओ, एक यहां से, और उसके बाद में एक ऐसे ऐसे और इसको गोल कर दो, तो ये बन जाएगा आपका एंड गेट। अब उसके बाद में बनाना है आपको इसमें नोट गेट। नोट गेट बनता है ट्रायंगल वाला गेट आपका, और ये गोल धारा सा लगा के ऐसे, तो ये हो गया आपका कौन सा गेट, नैंड गेट। अब इसको एक तरीके से और बना सकते हो, अगर आपको ये मतलब ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे आप बनाते हो, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये वाला बना दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें क्या होता है, इसमें बस यहाँ पे जो है सीधा ऐसे भी कर दिया जाता है इसको इसके साथ में, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है हटा दिया जाता है, वो आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला, क्योंकि ये वाला आपको याद रहेगा, आपको एंड गेट का पता होगा, नोट का पता होगा, बस उनको आप बस में जोड़ देना है। इस वाले में भी ऑलमोस्ट सेम सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय चैनल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। आप चैनल से क्या समझते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं। आपने वो चीज सुनी होगी कॉन्टैक्टिंग फ्रीक्वेंसी 1.11, जैसे होता है ना रेडियो में, रेडियो के अंदर होता है ये सिस्टम, जो मिलिट्री वाले कांटेक्ट करते हैं, एयरफोर्स वाले कांटेक्ट करते हैं आपस में, तो इस चैनल पे है बंदा, भाई इस चैनल पे कांटेक्ट करो। सर ये काम नहीं कर रहा, दूसरे पे ट्राई करो, नेक्स्ट चैनल 1.22, ऐसे चलता रहता है इनका आगे। तो वो होते हैं चैनल्स, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हम कम्युनिकेशन करते हैं बिना किसी मतलब डिस्टर्बेंस के, आलतू फालतू की कचरा आवाज नहीं आएगी, मतलब नॉइस नहीं आएगी, उसको हम बोलते हैं चैनल। अब आपको ये तो मैंने बक दिया है, यानी कि बता दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये होगा कि सर मतलब ऐसे रटे कैसे इसको, तो एक डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन सुन लो आप। कम्युनिकेशन चैनल इज अ लिंक थ्रू विच इंफॉर्मेशन सिग्नल्स प्रोपोगेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट एनी नॉइज। तो ये होता है आपके चैनल्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। वो वैल्यू क्या होगी। अब ये चीज जरूरी नहीं है, देखो ऐसे तो आप भाई किस किस चीज को रटोगे, किस चीज को याद रखोगे, किसको नहीं रखोगे, और आपको पता है जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक में से आपको बहुत ही ना के बराबर सा मिलता है। प्रदीप फंडामेंटल पढ़ रहे होगे आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स, तो क्या सीन होता है, अब उसके अंदर जो है एक इक्वेशन दे रखी है साइन थीटा या फिर कोस थीटा कुछ, और इज इक्वल टू कुछ काफी बड़ी सी इक्वेशन है, और उसको रटोगे, फिर उसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर उसको सोल्व करोगे, तो 1 नंबर मिल लिया आपको, फिर तो पेपर ही हो लिया आपका। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे प्योरली जो है एक शब्द आता है प्योरली, कई बार आया एग्जाम में, ये 3 टाइप के होते हैं ये प्योरली एसी सर्किट ही होते हैं, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। कई बार जो है इसको कैपेसिटिव को कैपेसिटर, रेजिस्टिव को रेजिस्टर ऐसे भी लिख देते हैं कंफ्यूजन के लिए आपके, लेकिन बात एक ही होती है। इनमें आपको क्या पता लगाना है, देखो अभी हमें दिया है रेजिस्टिव वाला,
रेजिस्टिव वाला हमको अभी दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, बस इतना याद रखो, इसकी वैल्यू होती है 1। और इसके अलावा जो भी बचे, रेजिस्टिव के अलावा इंडक्टिव बच गया, कंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव बच गया, इंडक्टिव बच गया, तो इनके अंदर होती है 0, सिर्फ रेजिस्टिव वाले के अंदर 1 होती है। बस ऐसे याद रखना है, वैल्यू रखनी है आपको, तो आंसर में कुछ नहीं करना फालतू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट बतानी है, जो कि आपको बकायदा याद होनी चाहिए। क्या है वो? टेस्ला। और लगभग क्या सभी सेट्स के अंदर आई है 2020 के। सो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी है यार, कि जो पेपर आपका सेट ए के अंदर आएगा ना, उसका जो है 95% जो पेपर है वो सेट बी में मिलेगा, वही सेम पेपर सेट सी में मिलेगा, सेट डी में मिलेगा। हाँ, जो न्यूमेरिकल्स है उनकी वैल्यूज बदल देते हैं थोड़ी बहुत, बाकी जो है मोस्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैचअप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेम एनी वन इफेक्ट ऑफ लाइट विच डजंट शो इट्स पार्टिकल नेचर। देखो लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो हमें जो है वो फिनोमिना बताना है जिसके अंदर वेव नेचर की बात हुई हो, यानी कि ये बोल रहे हैं जिसमें पार्टिकल नेचर को नहीं बताया, यानी कि वेव नेचर बताया होगा। तो वेव नेचर किसके अंदर बताया जाता है? वो होता है आपका इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में इसमें कुछ समझाने का तो था नहीं, तो यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस दोबारा से, और ये वाला भी लगभग सेट्स में आया। एक चीज मैं बता रहा हूं यार आपको, कि अगर आपको एक का पता लग गया और आप नकल के भरोसे चल रहे हो, तो आपको जो है अपने दोस्त वाले में भी सेम ही मिल जाएगा। बाकी हाँ, नकल के भरोसे मत ही चलो तो अच्छा रहेगा आपके। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ सर्टेन लोकेशन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.52 गोज एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन इज। तो वो कितना होगा? ऑप्शंस दे रखे हमको काफी सारे। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, पहले तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको निकालना है, ठीक है, जो कि पूछ रखा है इन्होंने क्या है। और जो है हमको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.52 गोस, ठीक है। और इसके अलावा दे रखा है एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री का। ये दो चीजें हमको दे रखी है और ये निकालना है हमको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब इसको लेके एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कोस थीटा। फॉर्मूला याद रखना है, इसको काफी बार आए एग्जाम्स में। HE हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, जिसको हम B और स्मॉल e से डिनोट करते हैं। कोस थीटा क्या है? 60, यानी कि कोस 60 डिग्री, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू HE निकालना है और B कितना दे रहा है? 0.52 गोस। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 होता है हमारा 1/2, और ये जो है ये हम ला रहे हैं इस साइड में, क्योंकि हमें HE निकालना है ना, तो ये इस साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि वहां उधर डिवाइड में है, तो वो क्या हो जाएगा? 0.52 गोस। अब ये 2 से ये काट देंगे हम, क्या बचेगा? 0.26 गोस। तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ऑप्शन चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इनमें से बताओ भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? एक टेबल दे रखी है आपकी, शायद यूनिट 5 के अंदर है, तो उसमें क्या है? उसमें बता रखा है पूरा सिस्टम की कौन सी जो है आपको मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होती है, किसकी वेवलेंथ हाई होती है, कौन सी शॉर्ट, कौन सी, ये सारा कुछ बता रखा है। ज्यादातर केसेस में जो है लो और हाई मतलब मैक्सिमम कौन सी है, लोवेस्ट कौन सी है, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन। वो टेबल सी है बस एक, वो याद होनी चाहिए आपको उसके लिए। तो यहाँ पे अभी फिलहाल पूछ रखा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वो होती है गामा रेज की। किसकी होती है? गामा रेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है एक रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी मतलब इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? देखो क्वेश्चन दे रखा है, द एनर्जी ऑफ एन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये दे रखी है हमको ग्राउंड स्टेट पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी उस एटम की कितनी होगी? ये ग्राउंड स्टेट पे दे रखी है, और इसको लेके न्यूमेरिकल में क्या करते हैं वो लोग?
वो बदल देते हैं। ये वैल्यू बार बार बदली गई है, पिछले 2019 में आया था, 2020 में भी मिला है। सो क्या कर रखा है, ये जो वैल्यू है ये बदल देते हैं, माइनस में देते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में है वो एटम, तो उसकी जो एनर्जी है वो नॉर्मल एटम की एनर्जी वो कितनी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी वो पूछी है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं से मतलब है मेरा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको जो है ये माइनस में देंगे, इसको प्लस का कर दो बस, इलेक्ट्रोवोल्ट इतनी होगी। ठीक है, माइनस का दे रखा है, मैंने काफी ढूंढा था बुक के अंदर, कुछ डिटेल में देखो, एक पतली सी लाइन बना रखी, और वो भी मेरे को लग ही नहीं रहा था एग्जाम में देंगे ऐसी चीज भी, बट हाँ यार एग्जाम में आई है वहां से, और कोई स्टूडेंट शायद ही उस चीज के ऊपर ध्यान देगा। तो यहाँ पे जो है माइनस से सीधा 3.4, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, सोचते हैं फार्मूला कौन सा है, कहीं गलत तो नहीं हो जाए, मतलब ये सेम वैल्यू दे देंगे वो प्लस में, तो आपके मन में ये डाउट लगा रहेगा कि शायद ये हो या ना हो, कहीं मतलब ये तो हो ही नहीं सकती, प्लस में कैसे आ जाएगी, बहुत सारे डाउट्स आते हैं हमारे मन में। सो माइनस से सिर्फ प्लस करना है। वहां पे क्या बता रखा है, जो ग्राउंड स्टेट है ऐसे कर रखा है, और जितनी भी वैल्यू है वो ऐसी है, बस ये है सोल्यूशन उसका, माइनस बाहर माइनस है और अंदर जो है माइनस करके वो जुगाड़ कर रखा है। तो ये जो है जो भी वैल्यू दे रखी है उसको सिर्फ प्लस में करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मेनियम एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो जर्मेनियम को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सा डोपेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पूछा हमसे। तो ये इसमें जो है ना दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो होता है, देखो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर बनते हैं वो एक तो एन टाइप के बनते हैं, है ना, और एक बनते हैं हमारे पी टाइप के। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, जब भी हम कोई डोपेंट ऐड करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी है, अब 12th में आ गए हो, पता होना चाहिए वैलेंसी कैसे निकलती है, छोटी छोटी चीजें हैं यार ये तो वैलेंसी का पता होना चाहिए आपको एटम्स की। तो देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट चाहिए, पेंटावैलेंट, पेंटा, ठीक है, मतलब 5 वैलेंसी, बाहर का जो उसका जो क्या बोलते हैं वो आउटर लेयर है एटम की, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे ट्राईवैलेंट, इसकी 3 वैलेंसी को लेके है ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, तो ये जो है यहाँ पे पेंटावैलेंट और यहाँ पे ट्राईवैलेंट। तो इसमें एन टाइप में पेंटावैलेंट चाहिए, पी टाइप में ट्राईवैलेंट चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो समझ जाओ इसमें घपला है इस एटम में। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कौन सा यूज नहीं कर सकते, ऑप्शंस के हिसाब से देखना। तो यहाँ पे है फिलहाल इंडियम, IN। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, उसके बाद में वीडियो खत्म हो जाएगी और हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब नेक्स्ट सेट के ऊपर, और ये 2 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स आगे करेंगे हम, टेंशन मत लो। अब जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है अ थिन कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ थिन कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बतानी है हमको, कॉम्बिनेशंस की उनका कॉम्बिनेशन कर दिया। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि जो फोकल लेंथ का पता होगा आपको। अब यहाँ पे बहुत घपला हो गया है, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 लेंस है हमारे पास में, ये वाला, ये वाला। तो इनकी जो है ना ऐसे फोकल लेंथ जो है वो कम ज्यादा है, एक की 15 है, इस वाले की 10 है। अब जो है हमें बतानी है टोटल जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ निकालनी है ना, हाँ टोटल फोकल लेंथ निकालनी है, उनके कॉम्बिनेशन, अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगी। तो हमने जो है कई बार जो है ना फोकल लेंथ की बजाय ये पावर भी पूछ लेते हैं। सो दोनों बता देता हूँ, फार्मूला याद रखना, पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमसे ये नहीं, पावर नहीं पूछी, पावर पूछते तो इस हिसाब से पहले ये निकालते और उसको जो है उल्टा कर देते, ये पावर आ जाती। लेकिन अभी हमसे पूछा है ये वाला पोर्शन, 1/f पूछा है, टोटल फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की कितनी होगी। तो f1 क्या है 1/15 और माइनस 1 में 10। सोल्व कर लो इसको, 15 दूनी 30, 2 माइनस में 3, माइनस 1/30। तो 1/f क्या हो जाएगी, माइनस 1/30। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ऐसे मतलब छोड़ देना, f की वैल्यू चाहिए आपको, तो f कितनी होगी, वो होगी माइनस की 30। अब देखो यहाँ पे भी गलती मत कर देना, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लगा दो, चलो क्या जा रहा है अपना। तो अब देखो -30 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल हमारे ऑप्शन में आ रहा है ये चीज, तो -30 ऑप्शन हो गया आपका।
अब इसको लेके जो है ना कई बार ऐसे करते हैं, एमसीक्यू देते नहीं है, ऑप्शन नहीं देते, सिर्फ सीधा न्यूमेरिकल देंगे, तो आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ये बहुत आसान है। चलो वीडियो करते हैं खत्म। और अब तो क्या ही बताएं यार, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12। अब तो वैसे भी 12th में हो, क्या ही फायदा बताने का। सो मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं मन कर रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ बाकी जो है पेपर जरूर देख लेना, जिसमें मतलब जो भी पेपर बना रखे हो मैंने आपके 12th क्लास के लिए। कुछ सब्जेक्ट्स है जिनकी मैंने बुक्स भी कंप्लीट करा रखी है, सो उनको आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर देख लेना 12th के लिए मैंने क्या क्या करवा रखा है। अगर कहीं कोई डाउट लग रहा है आपको तो आप पूछ सकते हो हमसे। चलो वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं एक नई वीडियो में।